व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम के बाद हम वापस से शुरू करने जा रहे हैं अपनी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की स्टडीज, जिसमें हम आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे और एक या दो दिन के गैप पर अब इकोनॉमिक्स के पहले तो 3 चैप्टर आएंगे लगातार, बिकॉज इकोनॉमिक्स छूट गया है बहुत पीछे। उसके बाद फिर 2-3 दिन का गैप होगा, फिर हम अकाउंटेंसी शुरू करेंगे और उसके 2-3 चैप्टर लगातार आएंगे। और फिर उसके बाद हम जो बिजनेस स्टडीज की कुछ, देखो बिजनेस में क्या है, 10 चैप्टर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ मिल जाएगा। उसके कुछ बचे चैप्टर जो है वो हम एक बार में खत्म कर देंगे। तो अब यहां से वापस से कॉमर्स वालों की पढ़ाई शुरू है। हर 1-2 दिन के गैप में ये आएगा, लेकिन रोज क्वांट्स की वीडियोस आती रहेंगी। बीच बीच में हो सकता है रीजनिंग भी मैं शुरू कर दूं, वो सब रेगुलरली रोज आएगा। ये सब वीडियोस आपकी धीरे धीरे करके आती रहेंगी, बिकॉज अभी टाइम बहुत है। हम लोग का एग्जाम जो सीयूईटी का होता है वो तो मई में होना है, आज अभी तो फरवरी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि 4th चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का। पहला क्वेश्चन, जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अपडेट्स सब मेरे चैनल पर मिलती है, सीयूईटी के लिए, जामिया एडमिशंस के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये चैनल, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, जो कंजम्पशन फंक्शन है वो किन दो फंक्शंस के बीच में रिलेशन दिखाता है। क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है वो किन दो के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशन शो करता है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर बेसिक एक वन शॉट नहीं देखकर आए हो तो मैं पहले ही बोलूंगा अभी भी वीडियो को बंद करो और जाओ देख लो, बिकॉज सीधे एमसीक्यू पढ़ने वाले बच्चों का पेपर में मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते हैं। ये बात लिख के दे रहा हूं। चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं भी पहले स्मार्ट बनता था, सिर्फ एमसीक्यू करके चला जाऊंगा। नहीं बच्चों, चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट एक वन शॉट देखाओ, बस जाके चैप्टर को डेप्थ में मत पढ़ो, पर एक वन शॉट देखाओ तो आपको यह आंसर मक्खन लगेगा कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। चलिए अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फटाफट करेंगे। मैंने बता दिया, जिन्हें चैप्टर नहीं पढ़ा पढ़ाओ। चलिए, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, जो आपका कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी है, उसका मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। मतलब आप जितना कमा रहे हो उसके कंपैरिजन में कितना आप खा जाते हो, कितना आप खर्च करते हो, कितना आप कंज्यूम कर जाते हो। दैट इज योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। चलो, ऑन, ठीक है। ऑन अकाउंट्स ऑफ इंजेक्शंस एंड विड्रॉल, इंजेक्शंस और विड्रॉल के अकाउंट्स में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किस चीज के से होता हुआ गुजरता है? जब आपकी इंजेक्शन और विड्रॉल्स की बात आती है तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो किस चीज से होकर गुजरता है? वहां पर कोई चेंज नहीं आता, कोई शिफ्ट नहीं होगी, कोई डिस्पर्जल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब विड्रॉल्स और इंजेक्शन की बात होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे। डेफिसिट इन डिमांड लीड्स टू व्हाट? आपका डिमांड अगर डेफिसिट में चला गया तो उससे क्या होगा? उससे आपका डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। ये सब बेसिक बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मक्खन लग रहे होंगे, पर ये पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम करते रहेंगे। एक सेकेंड, या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एडी इन एन इकोनॉमी? अब बच्चों एडी क्या होता है? एडी यहां रिफर करता है एग्रीगेट डिमांड को। किसे रिफर करता है बच्चों? एग्रीगेट डिमांड को। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है एक ओपन इकोनॉमी में? तो उसमें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उसमें आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी उसमें आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसमें आता है, नेट एक्सपोर्ट्स भी इसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस, अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया था, इट्स अ रिपीटिशन। प्रोपेंसिटी टू सेव, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोपेंसिटी टू सेव किसे कहते हैं? ये किसके बीच का रेशियो है भाई? ये होता है रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। मतलब आप उसी कमाई में थे जिसमें पहले आप कंज्यूम कर रहे थे, वो होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन उसी इनकम में से आप बचा कितना पा रहे हो, वो होता है प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर आपका एमपीसी 40% है तो एमपीएस क्या होगा बच्चों? एमपीएस जो आपका होता है, फॉर्मूला फॉर एमपीएस इज 1 माइनस एमपीसी, या फिर अगर आप इसे वाइस वर्सा भी लिख सकते हो कि अगर एमपीसी भी निकालना हो तो वो भी 1 माइनस एमपीएस ही होता है। मतलब 1 माइनस करके निकालना होता है। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात हो रही है। अब क्या कह रहे हैं ये कि भैया एमपीसी 40 है, तो अगर मैं 40% है ना, हाँ, 1 माइनस 40% करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम की वजह से ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100 माइनस 40 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 60 अपॉन 100, जिसको बोलते हैं 60%। इतना करने की जरूरत नहीं है, पेपर में सॉल्व करने मत बैठना। याद होना चाहिए कि टोटल परसेंटेज तो 100 होती है, अगर एमपीसी 40 है तो बची 60, तो 60% आंसर होगा। ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिया, ये सब मेरा काम नहीं था, मेरा काम एमसीक्यू सिखाना है, ये तो चैप्टर पढ़ने वालों का काम था, बट मैंने एक रिवीजन दे दिया कि एमपीसी एमपीएस में क्या रिलेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेविंग फंक्शन दिया हुआ है,
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी वाई निकालने के लिए बेसिकली आपको बोल रहा है। बच्चों ध्यान रखो, एक इक्विलिब्रियम में जब कभी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो तो उसमें आपका जो सेविंग होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये फंक्शन दिया हुआ है ना बच्चों, इसमें जो ये सेविंग है हम इसकी जगह इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया फिर तो भैया, फिर तो हम सेविंग की जगह 5000 लिख देंगे और बाकी फंक्शन क्या है उसका, -100 प्लस 0.2y। समझे मेरी बात? सेविंग फंक्शन क्या था? सेविंग फंक्शन आपका था बच्चों -100 प्लस 0.2y। अब हमें पता है सेविंग तो इसके बराबर है, तो हमने इसकी वैल्यू सेविंग की जगह लिख दी जो कि 5000 है, फिर बाकी सब चीजें वैसे की वैसी उतार दी। तो आपका क्या बन गया, ये बन गया। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5100 इज इक्वल्स टू 0.2y। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5100 डिवाइडेड बाय 0.2, तो y क्या हो जाएगा आपका 5000 इनटू, अब 0.2 को आप लिख सकते हो 10/2 है ना, तो इसको 5, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 5, आपका 25000 आपका आंसर आ जाएगा। ओ ओ ओ, ये क्या एरर हुआ, सॉल्विंग में कुछ गलती हो गया क्या हमसे? एक बार मैं चेक करता हूं, क्या कुछ सॉल्विंग का एरर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ना, हाँ यहां मैंने लिखा है बच्चों 5100, और यहां जब मैं लेकर आया तो मैं इसको 5000 बना दिया, मेरी गलती है, तो ये 5100 हो जाएगा। अब जब इसको इससे इंटू करोगे तो 25500 ही आएगा। यस, थोड़ा सा एरर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। मल्टीप्लायर इज एस्टिमेटेड एज, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं केसेस का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीसी अगर 0 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? अभी मैंने बताया कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी 0 है तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0, तो 1/1 हो जाएगा, कट के आंसर 1 ही आएगा, यानी आपका आंसर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू व्हाट? अभी बताया था, इससे डिफ्लेशनरी गैप आता है, अगर डिमांड घटेगी तो डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी को मेजर करने के क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है? मनी के टर्म में, पैसे के टर्म में कैसे मेजर करते हैं? ये सारे ही वो तरीके हैं, ये सब वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो। रेपो रेट भी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी, और एसएलआर के थ्रू भी। फुल फॉर्म मुझे एसएलआर का कमेंट बॉक्स में चाहिए फटाफट से। अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स इज कॉल्ड, जिस टैक्स का बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई खाने पे टैक्स लगाया, तो जो बंदा बना रहा है ना, मान लो उसके बनाने में 10 रुपए का खर्चा आया, उससे गवर्नमेंट ने कहा भाई 2 रुपए हम टैक्स लेंगे, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को 12 रुपए का बेचेगा ताकि टैक्स उसको ना देना पड़े, जो उससे खरीद रहा है उस पर चला जाए। तो शिफ्ट कर दिया ना उसने टैक्स को अपने ऊपर से। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वैसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका मैं अपने ऊपर बर्डन लेने की जगह जो मुझसे सामान खरीदेगा या फिर जो अगला पर्सन है मैं उसके ऊपर बर्डन डाल दूंगा। द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज, वो गैप जिससे आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाता है जितनी हमारी रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड थी एक इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए, उस गैप को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन हो गया कि हमारा जितना एक्चुअल डिमांड था, एग्रीगेट डिमांड था, उससे ज्यादा हो गई, मतलब जितना हमारा रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा हो गया आपका एक्चुअल। In case of an underemployment equilibrium, which of the following alternative is not true? अगर एक underemployment वाला equilibrium चल रहा है तो भाई उस केस में इनमें से क्या ट्रू नहीं है? बस ये resources are fully and efficiently utilized, ये ऑप्शन जो है आपका ये गलत है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये अब देखो, आपको ये तीनों याद कर लेने चाहिए। आपके पेपर में अगर ये तीनों आ गए और पूछ लिया बताओ भैया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, 4 कोई गलत स्टेटमेंट दे दी और एक ये दे दिया, तो आप ये चीज सीख लो कि जब एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है तो उस केस में ये आपकी कंडीशंस होती हैं। आपको ये तीनों कंडीशंस याद कर लेनी चाहिए। पेपर में इसी तरह तो तैयारी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेशन फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू केनेजियन व्यू पॉइंट? काइनेजियन के व्यू पॉइंट के हिसाब से एक डिटर्मिनेशन फैक्टर है इक्विलिब्रियम का, क्या है इनमें से? वो है आपका एग्रीगेट डिमांड भी और एग्रीगेट सप्लाई भी, ये दोनों ही डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर देखो, मल्टीपल एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय ₹400 करोड़ लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1600 करोड़। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा यहां पर देखो,
हाँ, आ जाओ। पहले तो बेसिक एक फॉर्मूला जो मल्टीप्लायर का होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऊपर आपकी चेंज इन इनकम आप लिखेंगे, नीचे आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। वो क्या होगा, 1/MPS के बराबर होगा। इसके थ्रू आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव निकाल सकते हो, एमपीएस निकाल सकते हो, ठीक है भैया। आ जाते हैं, अब इनकम में कितना चेंज आया है, 1600 करोड़ का चेंज आया है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 400 करोड़ का चेंज आया है। 1/MPS हमें अभी नहीं पता, ये आपका 4 हो जाएगा। तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आ जाएगा, 1/4, दैट इज 0.25। अब देखो क्वेश्चन में इनने मांगा है हमसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एमपीसी कैसे निकलता है बच्चों, 1 - MPS करके हम वो करते तो हमारा आंसर 0.75 आता। बट यहाँ ऑप्शंस में ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है, मतलब ये एक्चुअली में हमसे एमपीएस ही पूछना चाह रहे थे, जो कि हमने निकाल दिया। यहां पर इनसे कंज्यूम गलती से लिखा गया, आई गेस इनको लिखना है सेव। तो एमपीएस जो आपका है वो 0.25 ही आएगा। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन में मेरे ख्याल टाइप होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब यहां पर पूछ रहे हैं, यहां पर क्या है बच्चों, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इनकम के बारे में कोई मेंशन नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता है कि ऊपर तो इनकम का चेंज लिखा जाएगा, नीचे इन्वेस्टमेंट का चेंज लिखा जाएगा, और उधर होगा 1/MPS। अब यहां पर देखो हमें एमपीसी दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है, तो हम इस एमपीएस को फटाफट से एमपीसी बना लेते हैं। तो हम इसे 1-MPC लिख सकते हैं ना, आ गया वो एमपीएस एमपीसी के टर्म में। यहां पर इनकम का कुछ हमें नहीं पता है कि भाई इनकम में कितना चेंज हुआ, बट हमें इन्वेस्टमेंट का चेंज पता है, दैट इज 900 करोड़ रुपीस। तो वो हमने फटाफट से लिख दिया। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले तो ये चीजें यहीं रहेंगी सेम, ये तो ऐसे ही रहेगी। इधर आ जाओ, ये हमें पता है कि 0.6 है एमपीसी, तो 1 में से 0.6 जाएगा तो 0.4 आपका बचेगा। और इधर पे है 900 नीचे, ये क्या लिखा है यहां पर है इनकम अपॉन 900 है। इनकम को यहीं छोड़ दो, है ना, इस 900 को उधर भेज दो तो आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। तो इनकम आपका हो जाएगा 900 इंटू 0.4 को मैं लिख सकता हूं 10/4, है ना। इसको जब आप काट के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2250। मैंने तो फटाफट से कैलकुलेटर से कर दिया, आप लोग अपना दिमाग लगाते रहना, बाकी काट के दिखा देता हूं तुम्हें मैं। 2 × 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 50। अब 450 × 5 करोगे तो 2285 आएगा, ठीक है। अब तो सिंपल है। चलो समझ गए, क्वेश्चंस में कुछ कुछ चीजें पहले गलत मेंशन थी, वहां पर लिखा जरूर हुआ था कि कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालिए, लेकिन वहां पर वो एमपीएस का आंसर मांग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, किस चीज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में, मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में, या एपीएस या एपीसी के बीच में। मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है कि वो बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगे। बिकॉज देखो होता क्या, फॉर्मूले में तो एमपीएस रहता है ना, नीचे 1/MPS, लेकिन हम इसे जब इसे एमपीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 - MPC हो जाता है। तो इसका रिलेशन एक्चुअली में पॉजिटिव है, बिकॉज ये नीचे भी और नेगेटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। अब एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, इस ये बेटा प्लान इन्वेस्टमेंट्स का अलग एक तरह से नाम है। जो हमारी प्लान इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उन्हें एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। और आपका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। देखो मैं आपको फटाफट से थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये आपका मेरे ख्याल यहां जाएगा और ये तो सामने ही जाने वाला है। नेक्स्ट आपका है मॉनेटरी मेजर ऑफ टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर रहेगा आपका चेंजिंग कैश रिजर्व रेशियो। मॉनेटरी मेजर क्या है भाई, डिसइक्विलिब्रियम का, कि आपका कैश रिजर्व का रेशियो बदल रहा हो। तो आपका फाइनल तो ये मैच होगा ही होगा। अगर आपको इनमें से मेन दो भी पता होते हैं ना, मेन दो जो कि आपके एक्स आंते इन्वेस्टमेंट है और आपका सेकंड है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, की एक्स आंते इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट को कहते हैं और एक्स पोस्ट एक्चुअल को, तब भी आप ढूंढ लेते। बिकॉज देखो ए का 3 और बी का 2 एक ही जगह पर है ना, एक ही जगह पर। तो आपको मैच द फॉलोइंग करते हुए ध्यान रखना, आपको सारे ऑप्शन आना जरूरी नहीं है बच्चों। कोई एक दो ही जो आपको श्योरली आते हो आप उन्हीं के थ्रू कर सकते हो। अगर हम ए का 3 जानते थे कि यार हाँ ए का 3 है, ए का 3 दो जगह है, तो अब हमें इन दो में से ही चुनना है ना। अब हमने देखा बी का भी 2 ही होगा, बट यहां पे बी का 2 नहीं है, मतलब दिस इज योर राइट आंसर। तो आप मैच द फॉलोइंग में सारे आंसर जानना जरूरी नहीं है। अब एडी के कंपोनेंट्स क्या है, यानी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स में आपका कंजम्पशन तो आता ही है और इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो बच्चों यहां पर जो है ए जो है ना वो फर्स्ट के साथ ही मैच होगा। तो किसी ऑप्शन में ए फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो मैं आगे का सॉल्व ही नहीं करूंगा। अब आप खुद ही देख लो कि
एएस का कंपोनेंट यानी एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट, एग्रीगेट डिमांड का क्या है, क्लासिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, केनेजियन कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं कहता हूँ मैच द फॉलोइंग करते हुए सारे ऑप्शन आना जरूरी नहीं है, कोई एक भी देखो ऑप्शन से मैच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉनेटरी मेजर टू करेक्ट डिस इक्विलिब्रियम। हमने अभी शायद ये पीछे पढ़ा ना कि चेंजिंग कैश रिजर्व रेशियो में ऐसा होता है, मतलब ए का 3 होगा। ए का 3 कहां कहां है? ए का 3 बच्चों दो जगह देखने को मिल रहा है, ए का 3 यहां भी देखने को मिल रहा है, ए का 3 यहां भी देखने को मिल रहा है। अब बी हमारा चीजों को डिसाइड करेगा। तो केनेजियन कॉन्सेप्ट ऑफ एएस या फिर एग्रीगेट सप्लाई ये कहता है कि एग्रीगेट कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ये आपका 4 पे जाएगा, यानी आपका डी वुड बी द राइट आंसर। आपको इनमें से कोई भी नीचे के दो आते हो तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, बिकॉज D1 हो या C2 हो, सब अलग अलग ही है ना। आ गया असर्शन रीजनिंग। ये बहुत ही मुझे तो पसंद नहीं आते इस तरह की क्वेश्चन, बट स्टिल कर लो। क्या बोला? फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इंप्लाई जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। अब इनने क्या बोला कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो ये नहीं बोल रही है कि कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, सब लोग एम्प्लॉयड है। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है, ये असर्शन है। अब रीजन क्या दिया है? देयर आर सर्टन पीपल इन एन इकोनॉमी हु आर बोथ वॉलेंटरी एज वेल एज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड एंड देयर ऑल्सो एग्जिस्ट सर्टन लेवल ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। मतलब कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, कुछ लोग मर्जी से भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो यहां पर बात भी सही कही गई है, रीजन भी ठीक है, समझाया भी ठीक तरीके से कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितने लोगों ने भी चाहा वॉलंटरीली एम्प्लॉयमेंट लेने का, उन सबको तो मिल पाया ना। कुछ लोग अपनी मर्जी से जॉब नहीं कर रहे तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केनेजियन थ्योरी, जो केनेजियन थ्योरी है, इक्विलिब्रियम लेवल इज ऑलवेज अचीव्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमेशा अचीव होता है कैसे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देयर इज नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा भैया, केनेजियन कॉन्सेप्ट के बारे में असर्शन ही गलत है, रीजन ठीक है। असर्शन, केनेजियन थ्योरी ये नहीं कहती है कि केनेजियन थ्योरी ये नहीं कहती है कि इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही अचीव होता है ना। अब मुझे एक बंदा कमेंट बॉक्स में केनेजियन थ्योरी का पूरा डिटेल मेंशन करेगा। आप लोग की पढ़ाई कमेंट बॉक्स में चलनी चाहिए। जितने भी लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है, केनेजियन थ्योरी का डिटेल पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में फटाफट से भर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और असर्शन रीजनिंग, ये आपका रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंने होमवर्क को होमवर्क बोला ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या? वो लोग डायरेक्टली रिलेटेड हैं? मल्टीप्लायर का मैंने बताया था ना, 1 अपॉन वाला सीन रहता है एमपीएस एमपीसी के साथ। तो क्या ये बात सही लग रही है आपको? पहली ही स्टेटमेंट गलत थी, तो सही स्टेटमेंट सिर्फ दूसरी वाली है कि जब एमपीसी 0 है तो मल्टीप्लायर का आंसर 1 आएगा। हमने पीछे सॉल्व भी किया था। जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कॉज करता है एक फॉल इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिफ्लेशनरी गैप की वजह से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फॉल आता है, और जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो एक फॉल करता है लेवल ऑफ प्राइस में। मतलब डिफ्लेशनरी गैप की वजह से एम्प्लॉयमेंट गिर जाती है और इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से प्राइस गिर जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो क्या ये सही है? सिर्फ पहला सही है कि डिफ्लेशनरी गैप की वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल गिर जाते हैं। नेक्स्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट की क्या रेवेन्यू और क्या एक्सपेंडिचर पॉलिसी है वो रिलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी उसके बारे में बात करता है। जब व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड द रेट ऑफ टैक्सेशन इज टू बी रिड्यूस। जब डिमांड बहुत ज्यादा तो टैक्स कम करना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड जो है आपकी हाँ, जो डिमांड है आपकी, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज टू बी जनरली एक्सपैंडेड। जब डेफिशिएंट डिमांड है तो आपका पब्लिक पे खर्चा आपको बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फुल एम्प्लॉयमेंट वाज द मेन फीचर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। या ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना बच्चों, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, या फिर कौन सी करेक्ट है, ये बोरिंग बहुत होते हैं। मैं मानता हूं कि भाई बोरिंग क्वेश्चन है, लेकिन आते ही आते हैं। एक या दो क्वेश्चन उठ के आएगा, इसलिए भले ही बोरिंग भी लग रहा हो, मजा ना आ रहा हो, सॉल्व करने में तो मजा आता है, और कुछ क्वेश्चन में थ्योरी हो तो मजा आता है, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट वगैरह वाले इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पढ़े हो,
अच्छे से, तो आप कर पाओगे, बहुत ईजी आपके लिए रहेगा। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं स्टेटमेंट वगैरह के, असर्शन रीजनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी सेव मोर, इनकम विल इंक्रीज। अगर लोग ज्यादा पैसा बचाएंगे तो इनकम भी बढ़ जाएगी उनकी। इफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी सेव लेस, इनकम विल डिक्रीज। अगर लोग पैसे को कम बचाएंगे तो इनकम घट जाएगी उनकी। क्या सेविंग इनकम से रिलेट करता है? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बचाएंगे तो पैसा ज्यादा बचेगा उनके पास, पैसा होगा उनके पास, इनकम बढ़ जाएगी उनकी, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे कहीं से पैसा आएगा। द इक्विलिब्रियम आउटपुट, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है गाइस, ये ऐसे क्वेश्चंस देखकर बोर होके भागने का नहीं, एंड तक रुक जाया करो। लास्ट क्वेश्चंस है कुछ, 2-3 क्वेश्चंस हैं, पूरे 50 नहीं है, बहुत बेसिक चैप्टर था। द इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द इकोनॉमी डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जो इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट है, जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है इकोनॉमी का, वो डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। उससे ये पता चलता है कि आपकी कंट्री में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। क्या ऐसा होता है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज द लेवल वेयर ऑल सोर्सेज आर पार्शियली एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है अगर इनकम का, इसका मतलब क्या है कि आपकी सारी रिसोर्सेज पार्शियली एम्प्लॉयड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं सही है, इट इज करेक्ट कि जी हाँ, अगर इक्विलिब्रियम आउटपुट है किसी इकोनॉमी में तो इसका मतलब है आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे डिटरमाइन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट गलत बताने। ये आ गया एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, पेपर में बड़ा बच्चों को परेशान करता है। पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो और उसके बाद आंसर करो, पर आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आप बिना पैसेज पढ़े भी कर सकते हो, पर आपको मैं दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे पॉज करो वीडियो को और पैसेज को पढ़ो। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग। एग्रीगेट डिमांड अगर इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो उसके लिए पॉसिबल रीजन क्या है? अब आपने नहीं भी पढ़ा ना पीछे पैराग्राफ को, तब भी आप ये आंसर कर सकते हो कि उसके लिए ये सभी रीजन हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी डिटेल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एग्रीगेट डिमांड गिर रही है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकता है? मैंने हमेशा ऐसे में आंसर्स को ऑल ऑफ द अबव रखा है बच्चों, ताकि आप लोग सारे ऑप्शंस पढ़ लो और जो आपके पेपर में आए ना, जो भी इनमें से ऑप्शन आप टिक कर पाओ। हमें सेव रहना है हर तरफ से। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर था, कुछ खास मुश्किल नहीं था। बेसिक 1-2 कॉन्सेप्ट है एमपीसी एमपीएस मल्टीप्लायर को लेकर, बड़ा सिंपल है। तो अगला चैप्टर हम जो करेंगे वो मनी एंड बैंकिंग होगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अगर आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस में गाइडेंस चाहिए तो हमारा पर्सनल काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू।